जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, हम भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण संशोधन को इसमें कवर करेंगे और किसी भी प्रकार के हम ट्रिक को नहीं लगाने वाले हैं। चीज़ों को समझ करके हम पढ़ेंगे ताकि क्लास में ही चीज़ें आसानी से याद हो जाएँ और सीधे दिमाग में छप जाए। इसके बाद कभी भी इस टॉपिक को आपको रटना नहीं पड़ेगा, यकीन मानिए। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। इस ये जो क्लास है ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, तो किसी भी प्रकार का लैंग्वेज को लेकर इशू नहीं होगा। बस आपको केवल ध्यान से सुनना है और इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जितने भी अभी तक महत्वपूर्ण संशोधन है उसे तो हम लोग कवर करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पर चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन है, जो संशोधन का प्रावधान है, इसका जरूरत क्यों पड़ा, भारतीय संविधान को बनाने वाले लोगों की इसकी आवश्यकता क्या ही ऐसा लगा और किस देश के संविधान से इसे लिया गया और भारतीय संविधान में इसको कहां पर जगह दिया गया। ठीक है, इतना पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सारे महत्वपूर्ण संशोधन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि संसार में परिवर्तन, ऐसा कहा जाता है ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आप बताइए कि आपके दादा परदादा या हमारे दादा परदादा के समय के जो भी लोग थे वो जिस रहन सहन में रहते थे, जिस तरह का उनका माइंड सेट था, जिस तरह की उनके समाज की परिस्थितियां थी, क्या वही समाज की परिस्थितियां, क्या वही माइंड सेट वाले लोग, क्या वही रहन सहन वाले लोग अभी अभी हैं या फिर अभी हमारा माइंड सेट वैसा है? नहीं, समाज की परिस्थितियां बदली, लोगों के रहन सहन बदले, लोगों का जीवन का रहने का जो तरीका बदला, तो लोगों के माइंड सेट में भी चेंजेज आया। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने रहन सहन में भी बदलाव करते हैं, घर द्वार बदले। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि समय पर, मतलब ये समय एक जैसा नहीं रहेगा, समय बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी और परिस्थितियों के हिसाब से लोगों के माइंडसेट भी बदलेंगे और जब लोगों के माइंडसेट बदलेंगे तो समाज में रहने के जो नियम कानून है वो भी बदलेंगे या फिर बदलने का आवश्यकता पड़ेगा समाज को लेकर के। बस इसी को देखते हुए भारतीय संविधान के बनाने वालों को लगा कि भारतीय संविधान के में समय समय पर बदलाव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान क्या होता है? नियम और कानून का संग्रह होता है। तो उनको लगा कि समय एक जैसा नहीं रहेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, चीजें बदलेंगी, समाज बदलेगा, राज्य बदलेगा, देश के रहने वाले लोगों का माइंडसेट बदलेगा। तो इसीलिए इस संविधान या नियम कानून के जो संग्रह है इसमें समय समय पर कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी और जब जरूरत पड़ेगा तो इसको लेकर के भी प्रावधान यहां पर कर दिया जाए तो अच्छा है। और उसी समय भारत को छोड़ करके अन्य देशों में संविधान के संशोधन करने के प्रावधान थे, तो अन्य देशों में से साउथ अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन करने के प्रावधान को कहां से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका से एडॉप्ट किया गया, यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से। और हमारे संविधान में इस प्रावधान को, इस प्रोविजन को पार्ट 20 यानी कि भाग 20 में, भाग 20 के आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 में इसे जगह दिया गया और ऐसा कहा गया कि भारतीय संविधान में जो भी संशोधन होगा उसके संशोधन करने की शक्ति जो है वो किसे दी गई? संसद को दी गई। और संसद में कुछ प्रोसेस से गुजर करके किसी भी नियम कानून को बदला जा सकता है, किसी नियम को हटाया जा सकता है, किसी नियम को, नए नियम को ऐड किया जा सकता है, समाज, देश, राज्य, जिलों की परिस्थितियों को देखते हुए, बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए। तो ये बात हो गया संविधान को लेकर के, संशोधन को लेकर के, किस देश से लिया, कहां पर रखा गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो यहां पर क्या होता है, 1973 में केशवानंद भारती जो थे, इन्होंने एक केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा इसी भारतीवाद में, केशवानंद भारतीवाद में 1973 में, कि देखिए संविधान का जो मूल संविधान का जो ढांचा है, जो मौलिक संविधान या बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, बाद बाकी संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो चलिए यहां तक हमने देख लिया। अब देखिए हमने क्या कहा कि जब जरूरत पड़ेगी, समाज में जो बदलाव होगा, समाज के लोगों का जब माइंडसेट बदलेगा, उसके अकॉर्डिंग समय समय पर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जस्ट 26 जनवरी 1950 को भारत के लोगों के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और उसके एक साल बाद पहला संशोधन अधिनियम आ गया, पहला संशोधन अधिनियम आया। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में किया गया। ध्यान से सुनिएगा चीजें, ठीक है? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 को। और इस संशोधन में क्या किया गया? तो देखिए इस संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में
भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितने? 8 अनुसूचियां थी। इसको भी एक वीडियो में कवर करेंगे कि किस अनुसूची में क्या है, अनुसूचियों का क्या रोल है, एक आर्टिकल्स का क्या रोल है, इसको एक वीडियो में कवर कर देंगे। तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए था। ठीक है, चलिए। तो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया 1951 में, और ऐसा क्यों किया गया कि देखिए, इससे पहले, आजादी के पहले या फिर उसके जस्ट बाद, देखिए जमींदारी प्रथा थी और लोगों का शोषण बहुत बढ़ चढ़ के किया जाता था जमींदारों के द्वारा। उसके जमीन को हड़प लिया जाता था, अधिग्रहित कर लिया जाता, बिना कोई नियम कानून नहीं था या फिर कानूनी संरक्षण नहीं था लोगों की जमीन को, लोगों के भूमि को। चूंकि यहां पर गरीब किसान थे तो उसके शोषण किए जाते थे। तो यही नियम कानून को, भूमि संबंधी और लैंड रिफॉर्म से संबंधित नियम कानून को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया 9th शेड्यूल के द्वारा। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन होता है और 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और इसमें भूमि सुधार संबंधी नियम कानूनों को ऐड किया जाता है और उसमें वैधानिक संरक्षण दिया जाता है, संवैधानिक संरक्षण दिया जाता है। अब इसके बाद आप अगर किसी के जमीन को हड़पना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मतलब हड़प तो नहीं सकते हैं, गलती, मतलब ऐसा होता है, अभी भी हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, लेकिन उसमें भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसका साइन चाहिए, अंगूठा चाहिए, बहुत सारा प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है। तो यह है कि अब उतना आसान नहीं है जितना पहले था। ठीक है, तो यह भूमि सुधार संबंधी प्रावधान को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और कौन से संशोधन अधिनियम? तो पहले संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। अगला जो संशोधन है वो आपका जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम कवर करेंगे और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो दूसरा जो संशोधन है वो 1956 में होता है, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में। अच्छा, आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो यहां पर राज्यों को कुछ वर्गों में बांट दिया गया था। राज्यों को कुछ वर्गों में, जल्दी जल्दी में क्या किया गया था, कुछ वर्गों में बांट दिया गया था राज्यों को। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस प्रकार से कुछ वर्गों में, कुछ क्लासेस में बांट दिया गया था। अब आपको पता है कि भारतीय क्या बोलते हैं 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के द्वारा, उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं, 7वां संशोधन अधिनियम 1956। और इस संशोधन में ये जो राज्यों के जो वर्ग हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसे क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और इसके जगह पर भारतवर्ष में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को ऐड किया जाता है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के क्या बोलते हैं, स्थापित करने का यहां पर स्वीकृति दी जाती है। तो याद रखिएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये जो इन प्रकार के राज्यों का जो वर्ग था, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया और इसके आधार पर, इसके जगह पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना करी गई। और उसके बाद इसी अधिनियम में, इसी संशोधन अधिनियम में यह भी कहा गया कि आने वाले समय में राज्यों की संख्या बढ़ेगी और जब राज्यों की संख्या बढ़ेगी तो हाई कोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि न्यायपालिका तो चाहिए ही चाहिए। तो वहां पर ऐसा कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो, मतलब एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना करी जा सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, यही संशोधन अधिनियम में कहा गया। जैसा कि अभी आप जानते हैं 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से 25 ही हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित हुआ था अभी कुछ दिन पहले। तो 25 हाई कोर्ट है, 28 राज्य है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो स्थापना का प्रावधान है, ये 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में ही आया है। तो यहां पर इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा, दिस अमेंडमेंट वाज मेड टू, मतलब किसे इंप्लीमेंट किया गया। तो जो स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन जो आया था, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर इसे किया गया। मतलब 4 क्लास जो स्टेट का था, पार्ट ए, पार्ट बी, इसे अबलिश कर दिया गया और इसके जगह पर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को अप्रूव किया गया। और उसके बाद प्रोविजंस वाज मेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो 1956 और 1951 का संविधान संशोधन देख लिया हमने। अब देखिए, अगला आता है नवा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960। जो इंपॉर्टेंट है उसे ही हम लोग देखेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि नवा संशोधन अधिनियम 1960 में क्या संशोधन किया गया था, तो पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र को, पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। अब आपसे पूछेगा कि बताइए, बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया किस संशोधन अधिनियम के तहत? तो आप कहेंगे नवा संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा। नवा संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा ऐसा किया गया। अगला आता है 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961। तो देखिए, याद रखिएगा, दादरा और नगर हवेली को
भारतीय संघ में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा जाता है? तो 10वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा जाता है। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में 10वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा जाता है 1961 को। 1961 10वां संशोधन अधिनियम, दादरा नगर हवेली, याद रखिएगा, दादरा नगर हवेली। अब देखिए 12वां, 13वां और 14वां, ये 1962 में संशोधन होता है। 12वां, 13वां और 14वां, 12वां संशोधन अधिनियम, 13वां संशोधन अधिनियम और 14वां संशोधन अधिनियम। अब 12वां के तहत क्या होता है कि गोवा और दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। और यह याद रखिएगा कि गोवा को राज्य का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है, यह पूर्ण राज्य नहीं बना है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश था। तो गोवा को और दमन दीव को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? तो 1962 में शामिल किया गया 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 13वें के द्वारा किसे शामिल किया गया? तो नागालैंड को राज्य का दर्जा 13वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा दिया गया। 13वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलता है और 14वें संशोधन अधिनियम इसके द्वारा 1962 के द्वारा पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो 12वें के द्वारा गोवा को शामिल किया गया और दमन दीव को, 13वें के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और 14वें 1962 के द्वारा पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे संशोधन अधिनियम हैं, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो ये से याद रखिएगा। अच्छा, 21वां संशोधन अधिनियम 1967, 21वां संशोधन अधिनियम 1967, इसके द्वारा क्या होता है याद रखिएगा। 21वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जो भारतीय संविधान का 8वां शेड्यूल है, 8th शेड्यूल, जो कि भाषा से संबंधित क्या बोलते हैं अनुसूची है, इसमें जिस भाषा को शामिल किया जाता है उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में, 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया जाता है 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। तो सिंधी भाषा को 15वें भाषा के रूप में, सिंधी भाषा को 15वें भाषा के रूप में 1967 को शामिल किया जाता है 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 15वीं भाषा 8वीं अनुसूची में, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि 50 संशोधन अधिनियम हो जाता है। इसके बाद 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा और 3 भाषा को जोड़ा जाता है, मतलब ये 15वां था तो 18 भाषा हो जाता है 71वां संशोधन, वो आगे हम देखेंगे। अच्छा, अगला देखिए 31वां संशोधन अधिनियम 1972, 31वां संशोधन अधिनियम 1972, तो 21वां के बाद इंपॉर्टेंट है जो वो कर रहे हैं, तो 31वां संशोधन अधिनियम 1972, इसके द्वारा क्या होता है कि 1971 में जनगणना होती है, 1971 में जनगणना होता है यानी कि सेंसस होता है और इसमें यह देखा जाता है कि भारत की जनसंख्या बढ़ गई है। इसमें यह देखा जाता है कि भारत की जनसंख्या बढ़ गई है, भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। अब जब भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग उसके जनप्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ेगी। जनप्रतिनिधि जो सांसद क्या होता है, एमएलए, एमपी, मंत्री, मिनिस्टर, ये होता है, तो जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होगी। तो यहां पर क्या किया जाता है, ये जो जनसंख्या में वृद्धि देखी गई तो इसी वृद्धि को देखते हुए 31वां संशोधन अधिनियम किया गया 1972 में और इसमें कहा गया कि जो लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 31वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, 31वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था 1972 में। 1972 में 31वें संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, क्योंकि जो 1971 में जनगणना हुआ था उसमें जनसंख्या में वृद्धि देखी गई थी, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी देख लीजिए 35वां संशोधन अधिनियम 1975, इसमें क्या किया गया कि सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को यहां स्पष्ट किया गया और इसमें इसको जोड़ने के लिए, भारतीय संघ में जोड़ने के लिए 10वां अनुसूची को जोड़ा गया था। ऐसे इस 10वां अनुसूची को फिर अगले ही संशोधन अधिनियम में इसे हटा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं रखिएगा कि 10वां अनुसूची को कब ऐड किया गया, तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिए 35वां संशोधन अधिनियम में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के कुछ नियम और कानून को यहां पर लाया गया और इसके जस्ट बाद 1975 में ही, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। द 10th शेड्यूल वाज एबोलिश्ड, यानी कि उससे पहले जो 10th शेड्यूल था उसे तो हटा दिया गया और मेकिंग सिक्किम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, ठीक है। आगे देखिए
देखिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम 1976 है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था और इसी समय आपातकाल लगा था, इमरजेंसी यहां पर लगा था, देश में इमरजेंसी लगा था और इसी समय संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए। मतलब कि इस संशोधन अधिनियम के तहत बहुत सारे नियम कानून को ऐड किया गया था संविधान में, तो इसीलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है और इसके एक एक संशोधन को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, इसमें इतने सारे संशोधन होते हैं। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, आपने सुना भी होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें इतने सारे संशोधन होते हैं कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि लघु संविधान के रूप में किस संशोधन अधिनियम को जाना जाता है, तो आप कहेंगे 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। इसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, 3 शब्द को जोड़ा गया। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यानी कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ होता है तो कहा जाएगा कि इसकी संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ होता है और इसमें 3 शब्द को जोड़ा जाता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया था, तो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी यानी कि सेक्युलर, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, 3 शब्दों को यहां पर जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, इसी संविधान संशोधन अधिनियम में। और इसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम में एक नया पार्ट भी जोड़ा जाता है भारतीय संविधान में। कौन सा पार्ट? देखिए, पार्ट 4 को आपने देखा था ना इससे पहले, भाग 4 को, जिसमें कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यहां पर स्थान दिया गया था 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। और जस्ट इसके बाद 51 क में जो कि भाग 4 क यानी कि पार्ट 4 क में क्या किया जाता है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। भारतवासियों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य बताए जाते हैं, यानी कि आप अगर इस देश में रहते हैं तो आपकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी इस देश को लेकर के होनी चाहिए। और मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा जाता है, तो 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन अधिनियम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 42वां संशोधन अधिनियम, लघु संविधान 42वां संशोधन अधिनियम। आगे देखिए, आगे इसमें बहुत बड़े बड़े नियम मतलब बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को इस संविधान संशोधन में बाध्य कर दिया जाता है, यानी कि जबरदस्ती कहा जाता है कि आपको कैबिनेट की सलाह मानना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है इस अधिनियम के तहत। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, देखिए, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल अभी कितना है, 5 साल का है, और उस समय भी 5 साल का था। लेकिन इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल यानी कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का कार्य जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया जाता है इसमें। याद रखिएगा, तो पूछा जाएगा कि बताइए किस अधिनियम के तहत विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल 5 से 6 साल का कर दिया गया था, तो आप बताएंगे 42वां के तहत। ठीक है। अच्छा, 3 नए नीति निर्देशक तत्व इसमें जोड़े गए थे। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने बहुत अच्छे से आर्टिकल्स वाले में किया था 36 से 51 तक में। उसमें हमने बताया था कि ये जो है भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, इसके उद्देश्य को भाग देने वाला ये पाठ है। और इसमें 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, जिसमें कि समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, ये सबको यहां पर स्थान दिया गया था। तो 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़े गए थे, इसे याद रख लीजिएगा, जिसमें कि कहा जाता है कौन कौन से है, तो समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में, ये सब। और भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा की व्यवस्था भी इसी में करी गई थी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाकर एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 साल का कर दिया गया था। और उसके बाद 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5 विषयों को राज्य सूची से, देखिए हम आगे देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का 7वां अनुसूची, जब हम शेड्यूल वाला एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत अच्छे से आपको शेड्यूल याद हो जाएगा, तो भारतीय संविधान का जो 7वां अनुसूची, जो 7th शेड्यूल है, इसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात किया गया है। तो राज्य सूची के जो भी विषय हैं, 5 विषयों को वो समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया जाता है। और ये कौन कौन से विषय हैं, तो शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल एवं न्याय प्रशासन,
और इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है कि संसद और विधानसभा में कोरम की व्यवस्था भी समाप्त कर दी जाती है। तो देखिए कोरम क्या होता है, देखिए क्या होता है कोरम की मतलब संसद या फिर राज्यसभा में जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा इन सब में जो सदस्य होते हैं, तो इन सदस्यों का अगर एक मिनिमम नंबर अगर पूरा नहीं हो तो संसद की कार्यवाही नहीं की जाती है। इसे ही कोरम कहा जाता है। मतलब कि अगर संसद का अगर 10% सदस्य की पूर्ति नहीं होती है तो उसे कोरम सदस्य कहा जाता है। अगर उसका नहीं होता है तो कार्यवाही नहीं होती है। तो इस व्यवस्था को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। ये कोरम व्यवस्था को यहाँ समाप्त कर दिया जाता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है 42वां संविधान संशोधन से संबंधित? एक तो इसे लघु संविधान कहा गया, मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया, भाग 4 कौमी और अनुच्छेद 51 कौमी। प्रस्तावना में समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से 6 साल का कर दिया गया था। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, वन्य जीव, नाप तौल, इन सब सब्जेक्ट को, राज्य सूची के सब्जेक्ट को समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। संसद और विधानमंडल में कोरम की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है। तो यहां पर कुछ इंग्लिश में भी दिया गया है, इसी का यह है, देख लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये 42वां संविधान संशोधन, इसीलिए इसे शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। 3 न्यू वर्ड्स वेर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड किया गया इसी में। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट वाज कंपेल्ड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली वाज इंक्रीज्ड बाय 5 से 6 साल का कर दिया गया। द 3 न्यू पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट से भी इसमें जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज अरेंज्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी पार्ट में जो है नेशनल इमरजेंसी लगाए जाने की यहाँ पर प्रावधान भी किया गया था। ये तो इमरजेंसी का टाइम ही था। उसके बाद देखिए द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट वाज इंक्रीज फ्रॉम 6 मंथ से लेकर 1 साल का कर दिया गया था। मतलब कि प्रेसिडेंट रूल जो है किसी भी राज्य में 6 महीने से 1 साल तक का कर दिया गया था। उसके बाद देखिए 5 सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट को कॉन्क्रीट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम जो है इसे भी कंप्लीट एबोलिश कर दिया गया था। ठीक है। एबोलिश कर दिया गया था। अब आगे देखिए 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। 44वां, देखिए हमने 42वां को देख लिया, 1976। 42वां 1976 याद रखिएगा। 42वां 1976 इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट उसमें देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है 44वां संविधान संशोधन में यह होता है कि इससे पहले 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार और इमरजेंसी लगा हुआ था और इसके बाद क्या होता है जनता दल की सरकार आती है। ठीक है। जनता दल की सरकार आती है और 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में 1976 में जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे उन सारे जो भी बड़े बड़े अमेंडमेंट थे, उन जितने भी अमेंडमेंट या जो भी संशोधन था उसको क्या किया जाता है, उसका यहां पर रिफॉर्म किया जाता है, यानी कि उसको बदल दिया जाता है। तो क्या क्या वहां पर अमेंडमेंट किया गया था? सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था उसमें 5 से 6 साल कर दिया गया था। यहां पर 6 साल को खत्म कर दिया गया और फिर से 5 साल का कार्यकाल कर दिया गया लोकसभा और विधानसभा, यानी कि 42वां में जो भी संशोधन हुआ उस संशोधन को यहां बदल दिया गया। 5 साल से 6 साल कर दिया गया था विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल, तो फिर से यहां पर क्या किया गया, 5 साल कर दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडल में जो कोरम की व्यवस्था वहां समाप्त कर दी गई थी, या फिर से कोरम की व्यवस्था ला दी गई। राष्ट्रपति को वहां क्या किया गया था, कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। लेकिन यहां पर कहा गया कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि यहां पर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए सदस्यों को भेज सकता है और अगर वो सदस्य फिर से उसी विधेयक को राष्ट्रपति को विचार करके भेज देता है तो फिर से उसे इस बात को मानना पड़ेगा। यह बात हो गया था। ठीक है। उसके बाद यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि जो नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में आंतरिक अशांति, देखिए नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति कहा जाता था, नेशनल इमरजेंसी में आंतरिक अशांति के शब्द पर इसे सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया गया। सशस्त्र विद्रोह इस शब्द में जोड़ा गया। याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। याद रखिएगा, तो आंतरिक अशांति के जगह शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को यहां पर रखा गया है। ठीक है, याद
रखिएगा। आगे देखिए मौलिक अधिकार की सूची में जो संपत्ति का अधिकार, देखिए हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जब हम कर रहे थे तो वहां पर जब मौलिक अधिकार हमने देखा था कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें जैसे कि 14 से 18 तक क्या था, समता का अधिकार था, और 19-22 स्वतंत्रता का अधिकार था, राइट टू फ्रीडम। ये बात हम लोगों ने देखा था ना। तो 19वां जो अनुच्छेद 19वां था, इसमें 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें कि बोलने की आजादी, आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी जगह बिजनेस कर सकते हैं, ये सब था। और इसी मौलिक अधिकार, ये भाग अनुच्छेद 19 में एक मौलिक अधिकार ये भी था, संपत्ति का अधिकार। अब इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया था। और किस संशोधन के अधिनियम के तहत, तो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया था अनुच्छेद 300 क के तहत। यह बात हमने देखा है पहले ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हमने करे थे। तो बस आपको यह याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से को समाप्त करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। कौन से संशोधन अधिनियम के तहत, तो 44वें संशोधन अधिनियम के तहत। अनुच्छेद 20 और 21 को अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो उस कंडीशन में भी अनुच्छेद 20-21 को लोगों के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 20-21 किसका है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। अनुच्छेद 20-21 मतलब 19 से लेकर 22 तक क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो सबसे पहले आप जानते हैं अनुच्छेद 19 यानी कि बोलने की आजादी, इस पर क्या होता है, बैन लगा दिया जाता है। लेकिन 20 और 21, जो अनुच्छेद 20 और 21 है, इसे नेशनल इमरजेंसी के समय भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। यह किस संशोधन अधिनियम में कहा गया, 44वें में कहा गया 1978 के दौरान। अब इस 20 में जानते हैं आप क्या होता है, अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया था कि जो अगर कोई अपराध में फंसता है तो वो अपने अपराध को डिफेंड करने के लिए कि हमने किया है या फिर नहीं, तो दोष सिद्धि के संबंध में यहां पर संरक्षण दिया गया है, संवैधानिक संरक्षण, कानूनी संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। तो इसे नेशनल इमरजेंसी के तहत नहीं हटाया जा सकता। और बल्कि अनुच्छेद 21 में जो कि कहा जाता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, ठीक है, उसके बाद निजता का अधिकार, जो ये सब हमने देखा था अनुच्छेद 21 के तहत। तो ये अनुच्छेद 21 को भी और अनुच्छेद 20 को भी नहीं निलंबित किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय। 44वें संशोधन अधिनियम में कहा गया। इंग्लिश में यहां पर दे दिया गया, आप देख लीजिएगा, द एक्चुअल टेन्योर ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का फिर से रिस्टोर कर दिया गया, यानी कि 5 साल का कर दिया गया। कोरम व्यवस्था फिर से लाया गया। पावर जो प्रेसिडेंट का है फिर से उसे घुमाया गया, मतलब कि इन्फोर्स आप नहीं कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेस्ट, मतलब विधेयक को लेकर के, बिल को लेकर के। फिर उसके बाद नेशनल इमरजेंसी में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह पर आर्म्ड रिवेलियन को जोड़ा गया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति की जगह पर आर्म्ड रिवेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह को शब्द को जोड़ा गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश करके फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसे लीगल राइट कर दिया गया, ठीक है, कानूनी अधिकार कर दिया गया। और फंडामेंटल राइट्स का मतलब जो फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, इसको किसी भी हालत में नेशनल इमरजेंसी के समय भी नहीं हटाया जा सकता। ठीक, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। मतलब अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 52वां संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संशोधन अधिनियम 1985। तो हमने कहा था कि संशोधन क्यों किए जाते हैं, संवैधानिक संशोधन क्यों किए जाते हैं संविधान में, तो कुछ बदलती परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नहीं, अब संशोधन की जरूरत है, संविधान में कुछ नियम कानून में बदलने का जरूरत है, बदलना चाहिए। मतलब समाज में कुछ ऐसे चीजों को यहां पर देखता था तो उसके बाद बदलना पड़ता था। अब क्या होता है कि 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 से पहले जो यहां देखा गया कि लोग क्या कर रहे हैं, दल बदल, यानी कि पलटू राम वाला स्थिति, जिधर देखे पूड़ी उधर जाए घूरी, मतलब बिना पेंदी का लोटा वाला कि जिधर भारी उधर ढरक जाए, जिधर भारी उधर ढरक जाए। तो इससे क्या होता था कि यहां शासन व्यवस्था सही से नहीं चल पा रहा था। मतलब दल बदल या फिर आया राम गया राम वाला राजनीति को रोकने के लिए 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 लाया जाता है। आया राम गया राम वाला राजनीति को रोकने के लिए 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 लाया जाता है। और इसमें कहा जाता है, मतलब 10, और इस संशोधन अधिनियम के बाद इस संशोधन में क्या किया जाता है कि 10वां अनुसूची को जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची को किस संशोधन में जोड़ा गया,
तो 52वां संशोधन में जोड़ा जाता है 10वीं अनुसूची को। और इससे पहले हमने देखा था 9वीं अनुसूची 1951 में, उसमें 9th शेड्यूल में भूमि सुधार से संबंधित जो प्रावधान है जोड़े गए, लैंड रिफॉर्म से संबंधित। और 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, जो 52वां संशोधन अधिनियम के तहत आया राम गया राम पलटू राम दल बदल वाला राजनीति को रोकने के लिए 10वां अनुसूची यहां पर जोड़ा जाता है और दल बदल से संबंधित यहां पर कानूनी प्रावधान किए जाते हैं, मतलब संवैधानिक प्रावधान किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 1985 52वां संशोधन अधिनियम, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। ठीक, अब आप देखिए 56वां संशोधन अधिनियम 1987। देखिए 56वां संशोधन 1987 में 56वां संशोधन अधिनियम होता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, 36वां संशोधन अधिनियम 1975। तो 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला। और 56वां संशोधन अधिनियम 1987, देखिए ये सब डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा भैया, तो ये ध्यान रखिएगा। 56वां संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा क्या होता है, गोवा को भारत का 25वां राज्य का दर्जा मिलता है। हमने इसके पहले क्या देखा था, 12वां 13वां और 14वां 1962 में जो संशोधन अधिनियम 12वां 14वां और 13वां और 14वां होता है, उसमें से 12वां संशोधन अधिनियम में हमने देखा था कि गोवा को भारतीय संघ में मिलाया गया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को कब मिलता है, 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 में भारत के 25वें राज्य के रूप में, अब 61वां संशोधन अधिनियम 1989, 61वां संशोधन अधिनियम 1989, इसमें क्या हो गया भैया, जो कि संशोधन करना पड़ गया, इसमें संशोधन करना पड़ा। इसमें क्या संशोधन किया जाता है, तो देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभा जो हम लोग अभी वोट देते हैं, जो हम लोग वोट देने का अभी एज क्या है बताइए, वोट देने का एज है अभी 18 साल, लेकिन 1989 से पहले वोट देने का अधिकार कितना था, 21 साल के बाद। ठीक है, 1989 से पहले लोग वोट तभी दे सकते थे जब वो 21 साल का हो जाए, लोग वोट इलेक्शन में तभी पार्टिसिपेट कर पाते थे जब वो 21 वर्ष का हो जाए। अभी हम लोग 18 साल में कर देते हैं, तो किस साल ऐसा किया गया कि जो हम वोट देने का अधिकार है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो ये किया गया था 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के तहत, 61वां संशोधन अधिनियम 1989 1980 के तहत वोट देने का अधिकार 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो आज के बाद ये नहीं बोलिएगा कि 18 साल पूरे हमेशा जो है वोट देने का अधिकार था। 1989 से पहले लोग तभी वोट दे पाते जब वो 21 साल का हो जाता, और 1989 के बाद एक संशोधन किया गया 61वां संशोधन अधिनियम, और उसमें कहा गया कि 21 साल से 18 साल कर दिया गया है। ठीक है, अब आइए 1991 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 69वां यानी कि 69th संशोधन अधिनियम 1971, 69 अधिनियम 71 1991। और इसमें जो दिल्ली को आज आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि चलिए आज जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में एक फ्लैट लेने के लिए, क्या दिल्ली एनसीआर में एक फ्लैट खरीदेंगे, यानी कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन कब बनाया गया, दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया, तो 1991 में। कब, 1991 में। और किस संशोधन अधिनियम के तहत, तो 69वां संशोधन अधिनियम के तहत। 69वां संशोधन, सुनिए ध्यान से, 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया। दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन कब बनाया गया, 1991 में बनाया गया। किस संशोधन अधिनियम के तहत, 69वां संशोधन अधिनियम के तहत। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए 71वां संशोधन अधिनियम, सारे के सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, 71वां संशोधन अधिनियम 1992। अब 1991 के बाद 1992 आता है 71वां संशोधन अधिनियम के साथ। और हमने अब इससे पहले क्या देखा था, 21वां संशोधन अधिनियम, 21वां संशोधन अधिनियम 1967 वाला जब हमने बात देखा था, तो वहां देखा था कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, सिंधी भाषा को। अब 16वां 17वां और 18वां यानी कि 18 भाषा 8वीं अनुसूची में कब हो जाता है, तो 71वां संविधान संशोधन, 21वें संशोधन के 50 संशोधन के बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में ये क्या बोलते हैं, अब 8वीं अनुसूची में 18 भाषा हो जाता है। और इसमें कौन कौन से भाषा को जोड़ा जाता है, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन सब भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कौन कौन भाषा को जोड़ा जाता है, तो यह जोड़ा जाता है किसके तहत, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने, तो 18 मतलब कि 8वीं अनुसूची में ऐड किया जाता है। किसको किसको, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। और अब
भारत 8वीं अनुसूची में 18 भाषा हो गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई 71वें संशोधन अधिनियम के बाद। अगला देखिए 73वां संशोधन अधिनियम 1992। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, और इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा इस संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां अनुसूची यानी कि 11th शेड्यूल को जोड़ा जाता है। 11वां अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। देखिए 9वां अनुसूची 1991, 10वां अनुसूची 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल से संबंधित था, और 11वां अनुसूची में जो कि जोड़ा जाता है कब, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत। अब इस 11वें अनुसूची में क्या ऐड किया जाता है, तो जो पंचायती व्यवस्था है, ठीक है, पंचायती व्यवस्था को ऐड किया जाता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया कब, 73वें संविधान संशोधन 1992। आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा 73वें संविधान संशोधन, याद रख लीजिए पंचायती व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती व्यवस्था, दिमाग में एकदम डायरेक्ट ब्लिंक करना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। 73वां संवैधानिक संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 11th शेड्यूल, उसमें पंचायती व्यवस्था को यहां पर वैधानिक दर्जा दिया जाता है, और इसके बाद भारतीय संविधान में भाग 9 यानी कि पार्ट 9 को ऐड किया जाता है। अगर आपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिएगा, सारे के सारे आर्टिकल्स वहां पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के जो भी वीडियोज हैं वो यहां पर डाल दिए जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलती है, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वां अनुसूची जोड़ा गया, पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि गांव में जो पंचायती व्यवस्था होता है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, और भारतीय संविधान में पार्ट 9 यानी कि भाग 9 जोड़ा गया। इसके जस्ट बाद 74वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन 1992। अब 74वां संवैधानिक संशोधन में 12वां अनुसूची जोड़ दिया जाता है। तो अभी भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। पहले कितने थे मूल संविधान में, 8 थे। 9वां कब जोड़ा गया, 1991 में, 1951 में। 10वां कब जोड़ा गया, 1985 में। 11वां कब जोड़ा गया, 1992 में, और 12वां 1992 में ही जोड़ा जाता है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 12वां संविधान संशोधन, 12वां अनुसूची जो जोड़ा गया, इसमें 11वां में पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया, तो 12वां में नगरीय स्थानीय शासन को वैधानिक दर्जा दिया जाता है, यानी कि जो नगर परिषद वगैरह होता है उसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो उसे वैधानिक दर्जा दिया गया भैया 12वें अनुसूची में। 12वें अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसमें 9 को जोड़ दिया गया। देखिए इससे पहले भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, और इसके बाद जो 12वें अनुसूची में भाग 9 को जोड़ दिया गया, और इसमें स्थानीय शासन को नगरीय स्थानीय शासन को स्थान दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया। और यह कब होता है, 12वीं अनुसूची में, और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, उसके 1992 के द्वारा। यहां तक हमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे आर्टिकल्स। अब देखिए 74वां के बाद 74th के बाद आता है 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001। 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 अब इसमें क्या करता है कि देखिए 1991 की जनगणना के आधार पर, 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कारण क्या था कि जो 1991 का जो जनगणना हुआ था, इसके आधार पर एक परिसीमन की अनुमति प्रदान करी जाती है, और इसके आधार पर देखा जाता है कि जो 2026 तक इसमें जो संशोधन है, बस आपको इंपॉर्टेंट यही याद रखना है कि 84वां संवैधानिक संशोधन में 2001 में क्या संशोधन किया गया था। तो इसमें क्या कहा गया था कि 2026 तक, यानी कि अभी 2022 है, और 4 साल तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या फिक्स कर दी गई, नहीं बढ़ाई जा सकेगी। किस संशोधन अधिनियम के तहत, तो 84वें संशोधन अधिनियम, यानी कि 84th संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के द्वारा 2026 तक
लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या फिक्स कर दी गई। तो याद रखिएगा, लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या फिक्स किस संशोधन अधिनियम के तहत? तो 84वें के तहत। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 86वां संवैधानिक संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप जैसे ही 86वां संवैधानिक संशोधन देखेंगे तो आपको याद आना चाहिए शिक्षा, एजुकेशन, इससे रिलेटेड सारे के सारे अमेंडमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड सारे के सारे जो अमेंडमेंट है वो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा, वो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। किसके तहत? 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट है, जितने भी संशोधन किए गए, वो किसके तहत जोड़े गए? तो 2002 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो याद रखिएगा, इसके द्वारा, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। यानी कि एजुकेशन पर सबका अधिकार है, एजुकेशन सबका एक फंडामेंटल राइट है, सबको एजुकेशन मिलेगा, ऐसा प्रावधान 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। ऐसा प्रावधान 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसे भी याद रख लीजिएगा, इसे भी याद रख लीजिएगा। तो 86वां संवैधानिक संशोधन क्या याद रखना चाहिए? शिक्षा से संबंधित जितने भी अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेंगे, आप डायरेक्ट मार दीजिएगा 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। अब इस संवैधानिक संशोधन में क्या आता है कि जो अनुच्छेद 21 में क्या आता है? राइट टू लिबर्टी, राइट टू क्या बोलते हैं, प्राइवेसी, राइट टू हेल्दी रहने का अधिकार, मतलब सारे के सारे जो अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड, स्वस्थ रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सब कुछ अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21 क में जो कि मौलिक अधिकार में ही अनुच्छेद आता है, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। तो देखिए 21 क में क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को शिक्षा का अधिकार है, और इसमें राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसमें सहायता देगी, और इसे संवैधानिक बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। उसके बाद देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमने देखा था अनुच्छेद 45 के तहत कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भी ऐड किया गया 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत। और एक बात याद रखिएगा, देखिए हमने क्या देखा था कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और उसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसी 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इसी 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या बोला गया था कि देखिए कि 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों का माता पिता, मतलब जो भी उसका गार्जियन हो, उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। जो भी बच्चे 6 से 14 साल की आयु के हैं, उसका चाहे कोई भी गार्जियन हो, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, या कोई भी गार्जियन हो जिसने उसे अडॉप्ट भी किया है, उसको भी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर, एजुकेशन का अवसर आपको देना होगा। 86वां संवैधानिक संशोधन में दिया गया। तो 86वां संवैधानिक संशोधन क्या आपको याद रखना है? एजुकेशन। क्या याद रखना है? एजुकेशन याद रखना है। आगे देखिए 51वां संवैधानिक संशोधन 2003, 51वां संवैधानिक संशोधन 91st एक संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करना, दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किसमें? तो इसमें। उसके बाद देखिए इसके अनुसार, मतलब इस संवैधानिक संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और ये बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखिएगा, इसमें जो मंत्री परिषद होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, तो मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि जितने भी जो सदस्य हैं, चाहे वो राज्य विधानसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के, तो लोकसभा के सदस्य हो चाहे विधानसभा के सदस्य, उन सदस्यों का 15% ही मंत्री परिषद में संख्या आएगा, 15% को ही मंत्री परिषद में जगह दिया जाएगा। ठीक है,
उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिए छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 फिक्स कर दिया गया। छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या इसमें 12 फिक्स कर दिया गया था। तो बस आपको क्या याद रखना है, 51वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया था कि चाहे राज्यसभा का, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा हो, इसका जो सदस्यों की संख्या है, उन सदस्यों की संख्या का 15% ही मंत्री परिषद में जाएगा, कैबिनेट में जाएगा। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स टू ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। चाहे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, जितने सदस्यों की मैक्सिमम संख्या है उसका 15% ही मंत्री परिषद में जाएगा। ऐसा 51वां संवैधानिक संशोधन में कह दिया गया। ठीक है, अब देखिए 92वें संवैधानिक संशोधन 92nd संवैधानिक संशोधन 2003। अब देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था 71वां संवैधानिक संशोधन। 71वां संवैधानिक संशोधन क्या देखा था हमने, 1992 देखा था, 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। और इसमें क्या देखा था कि तीन भाषाओं को मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को, तीन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया था। जिसके बाद 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गया था। 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या 18 हो गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में और भाषाओं को जोड़ा गया, जिसका नाम था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। देखिए 15वां भाषा सिंधी, तो ये भी ऐसे भी याद रह जाएगा कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन भाषा है, ये भी पूछ लिया जाता है। 15वां में सिंधी को दिया गया जगह, 16वां, 17वां, 18वां में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और उसके बाद जो 22 भाषा हो गया 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो बिहार का मैथिली और झारखंड का संथाली। याद रखिएगा, बिहार का ऐसा कौन सा भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है, तो मैथिली। झारखंड का ऐसा कौन सा भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है, तो संथाली। ठीक है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन्हें भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जगह दिया गया। अब देखिए सवा संविधान संशोधन 2015, सवा संविधान संशोधन 2015। अब क्या होता है बांग्लादेश और भारत के साथ, बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर तो आप जानते हैं सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर अपने साथ एक क्या बोलते हैं बॉर्डर साझा करता है। तो बांग्लादेश और भारत के साथ कुछ जगहों को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस डिस्प्यूट में बांग्लादेश को कुछ जमीन भूमि हस्तांतरण कर दी जाती है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो सवां संवैधानिक संशोधन। याद रखिएगा 100th यानी कि सवां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण से संबंधित, लैंड ट्रांसफर टू बांग्लादेश, लैंड ट्रांसफर टू बांग्लादेश से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन है वो है सवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। सवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा बांग्लादेश को भूमि ट्रांसफर करी जाती है, बांग्लादेश को भूमि ट्रांसफर करी जाती है। और 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी लागू किया गया। तो आपसे यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। और यह कब जीएसटी लागू होता है, तो यह तो आपको पता ही होगा, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होता है। और जीएसटी लागू किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी लागू किया गया। बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण से संबंधित 100वां और जीएसटी को लागू किया गया 2016 में 101वां के तहत, जीएसटी को लागू किया गया 2016 में 101वां के तहत। अब देखिए 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लीजिएगा 2018 में जो 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम होता है। देखिए हमने जब भारतीय संविधान के आर्टिकल्स को देखा था, तो वहां हमने क्या देखा था कि अनुच्छेद 338 में किसका व्यवस्था है, एससी आयोग का, एससी आयोग यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन का। उसके बाद 338 ए में एसटी आयोग, 338 ए में एसटी आयोग। ठीक है, एसटी आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। 338 में एससी आयोग और 338 ए में एससी आयोग, 338 ए में एससी आयोग था। और 338 बी याद रखिएगा, 338 बी कब ऐड किया गया, तो 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 में 338 बी जोड़ा गया, जिसमें ओबीसी आयोग यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए 103वां, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 103वां संवैधानिक संशोधन जो आपने अभी ईडब्ल्यूएस देखते हैं, ईडब्ल्यूएस वाला जो सेक्शन, जो प्रोविजन है, यानी कि
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो प्रावधान है वो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आते हैं उसके लिए कुछ वहां पर प्रावधान है, कुछ क्राइटेरिया है कि इन क्राइटेरिया को अगर जो भी जनरल फुलफिल करेगा वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएगा, ईडब्ल्यूएस में आएगा, और उनको 10% की छूट का आरक्षण, 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 103वां संशोधन अधिनियम के तहत 10% का छूट जो है ये ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है 103वां संशोधन अधिनियम के तहत। 104वां संवैधानिक संशोधन 2020, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 104वां संवैधानिक संशोधन 2020। देखिए हमने क्या देखा था कि अनुच्छेद 330 में हमने देखा था कि लोकसभा में एससी और एसटी के रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान था। एससी और एसटी के रिजर्वेशन, एसटी एसटी सीट को रिजर्व करने का प्रावधान अनुच्छेद 330 में था। और हम जानते थे कि अनुच्छेद 331 में लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेटेड किया जाता था। तो इसी आर्टिकल को क्या किया गया? इसी आर्टिकल को इस 104वां संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के तहत इस आर्टिकल को, यानी कि एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन था राष्ट्रपति के द्वारा, उसे समाप्त कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। तो याद रखिएगा लोकसभा तथा विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो रिजर्व सीट होता था, जिसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल मनोनीत करते थे, उसे समाप्त कर दिया गया था, जिसमें अनुच्छेद 331 था लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन, और अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था। याद रखिएगा अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान था, और अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन या फिर उसके रिजर्वेशन से संबंधित जो प्रावधान थे वो 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन का या उसे हटा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। और एससी और एसटी जो एससी एसटी का जो आरक्षण है, देखिए एससी एसटी का सीट का आरक्षण, रिजर्वेशन जो है वो 330 के तहत लोकसभा में, 330 के तहत लोकसभा में, और 332 के तहत विधानसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण किया गया है, रिजर्व किया गया है, 330 और 332 के तहत किया गया था। तो इसे 10 साल के लिए इस आरक्षण को बढ़ा दिया गया, 10 साल के लिए इस रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन के आरक्षण को रिमूव कर दिया गया 104वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो हमने अभी तक सारे के सारे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन को यहां पर कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स, आपके सपोर्ट करने से हमें इतनी एनर्जी, हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट हमारे से तैयार हो पाता है। हमें एक शक्ति मिलती है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाओ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक, शेयर और दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, खुद भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपके डिमांड पर भी टॉपिक आएगा पॉलिटी के जितने भी हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।